हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हम हिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हमने शुरू किया हुआ है मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य को 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन है 150 के आसपास क्वेश्चन है, वो सारे 150 200 सभी कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और देखना कितनी अच्छे से आपकी तैयारी होती है, प्रैक्टिस होती है। तो एक एक टॉपिक से रिलेटेड 200 200 200 250 क्वेश्चंस हम रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। मतलब ऐसा कौन सा अभिलेख है जो हमें ये बता रहा है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था या चंद्रगुप्त की पहुंच थी पश्चिमी भारत तक थी। तो कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। अब देखो अशोक के जो अभिलेख ये आ रहे हैं कलिंग का, तो इनमें कहीं भी रुद्र उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है चंद्रगुप्त के बारे में। जो रुद्रदामन का अभिलेख रहा है जूनागढ़ शिलालेख, इसमें बताया जाता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। ये वाला जो अभिलेख है कौन से वाला, रुद्रदामन का, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन, ठीक है, ये कौन था, एक शक शासक था, शक शासक था। और इसके काल में एक अभिलेख मिलता है जिसका टाइमिंग रहेगा 150 एडी, 150 ईस्वी का टाइमिंग रहता है। और ये जो रुद्रदामन थे ये संस्कृति, भाषा, राजनीतिक, व्याकरण, तर्कशास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, ठीक है। और संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर क्या जिक्र मिलता है, सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र मिलेगा, ठीक है। किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका एक राज्यपाल था, ठीक है, इनका एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। इसने क्या कराया था, इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था सौराष्ट्र में, सुदर्शन झील का निर्माण जूनागढ़, ठीक है, वहां पर ही इसका जिक्र मिलता है। और इसलिए कहा गया कि चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, इसका मतलब पश्चिमी तक उसकी पहुंच थी, पश्चिमी तक उसकी, मतलब वहां तक उसने अपने प्रशासन को फैला रखा था। उसके बाद आपको पता है इसी में बाद में अशोक अब इसमें कार्य कराएगा, नहरें निकलवाएगा। उसके बाद रुद्रदामन कराएंगे, रुद्रदामन। उसके बाद स्कंदगुप्त कराएंगे, स्कंदगुप्त। तो ये सब इसमें कार्य कराते, तो इन चारों का नाम इसमें मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो राइट आंसर क्या जाने वाला है, सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख है निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है, तो वही चीज है अशोक के बाबर अभिलेख में, दशरथ का, अशोक के अभिलेखों में इसका कोई नाम नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है इसका वो किस में मिल रहा है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका नाम मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है, तो यही वो अभिलेख है जिसमें क्वेश्चन को पता है अलग अलग फॉर्म में आपको चेंज करके पूछते रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बट राइट आंसर यही है कि जो अशोक का नाम पूछे इकट्ठा, चंद्रगुप्त का पूछे तो किस अभिलेख में है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। इन अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हीं का गौतमीपुत्र सातकर्णी का ही जिक्र है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल का जिक्र है या फिर नंद शासक का जिक्र है, और उपरोक्त में से किसी में नहीं, बिल्कुल किसी में तो है भाई। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही अशोक का नाम है। अशोक के नाम तो बहुत सारे अभिलेखों में है, पर यहाँ पे किसी में भी अशोक का नाम थोड़ी, अशोक के अभिलेख थोड़ी ना बताए गए आपसे, इनमें कोई भी अभिलेख ऐसा नहीं है जो अशोक के द्वारा लिखवाया गया है, बट रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उसका नाम था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात में सम्मिलित होने वाली प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है। अब गुजरात किसको, सौराष्ट्र गुजरात एक ही तो चीज बोली जाती है ये, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात।
तो गुजरात से रिलेटेड जो चीजें आपसे पूछी गई है, या सौराष्ट्र से रिलेटेड पूछी गई है, या जूनागढ़ से रिलेटेड पूछी गई है, ये सब एक ही चीज है। ये सब क्या है? आपके रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिला है? तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। मास्की में, कुर्जरा में, नेतूर में और उद्गोलन में। इन चारों में अशोक नाम मिलता है, बाकी किसी भी अभिलेखों में इसका अशोक नाम नहीं मिलता। तो यहाँ पे इन तीनों को तो नाम है नहीं, बाकी किसके नाम है? मास्की का है। तो मास्की के अंदर ही उसका व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, कालसी में नहीं मिलता। ठीक है, कालसी कहाँ पे? अभी देहरादून में पड़ता है। रुमनदेही में भी नहीं मिलता। कब कब जाते हैं रुमनदेही? 20वें वर्ष जाते हैं। कलिंग राज्याधीश, इसमें भी उसका नाम नहीं मिलता। मास्की, गुर्जा, नेतूर और उद्गुलन, चारों में ही उसका नाम मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि हमें कैसे पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। तो 13वें शिलालेख में, जब भी हम पढ़ते हैं शिलालेखों को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है कि किस शिलालेख में, 14 शिलालेखों में 14 बातों में क्या क्या कहा गया है। तो कलिंग युद्ध के विवरण से हमें ज्ञात होता है किसके? 13वें शिलालेख से। रुमनदेही के स्तंभलेख में भी नहीं ज्ञात होता। प्रथम लघु शिलालेख में तो आपको पता ही है क्या ज्ञात होता है। प्रथम लघु शिलालेख में कि पशु हत्या, जो हत्या है उस पर रोक लगाई गई थी, और पहले तो कम किया गया था, बाद में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। हेनसांग के विवरण में ऐसा कुछ भी नहीं था। रुमनदेही के स्तंभलेख में क्या टैक्स को समाप्त करना या टैक्स को कम करने की बात कही गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेख में किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? देखो, भाब्रू अभिलेख इसके अंदर नहीं है। मैंने कल इसके बारे में आपको डिस्कस किया था। भाब्रू अभिलेख राजस्थान जयपुर में मिलता है और इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसमें तो मगध राज या मगध का सम्राट कहा गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग का जिक्र मिलता है। रुमनदेही स्तंभलेख में टैक्स से रिलेटेड बातें हैं, बट मास्की के लघु शिलालेख में ही अशोक नाम मिलता है। और अशोक नाम को तो ये याद रख लेना कि अशोक नाम किन किन अभिलेखों में मिलता है। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलन और आपका क्या था? नेतूर, इन सब में मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? अशोक ने जिन स्तंभों को स्थापित किया गया उनमें से सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़ का। ठीक है, जितने भी इसके स्तंभलेख पाए गए हैं उनमें से जो सबसे सुरक्षित रखा हुआ है, सबसे सुरक्षित मिला है, ये याद रखना, लोरिया नंदगढ़ का जो अभिलेख बोल सकते हैं, स्तंभ लेख, नोट अभिलेख। स्तंभ जो पिलर टाइप के होते हैं, स्तंभ लेख अलग होते हैं, अभिलेख अलग होते हैं। ठीक है, गुहा लेख अलग होते हैं। तो जो लोरिया नंदगढ़ का है वो सबसे सेफ रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? कितनी बार पूछोगे ये क्वेश्चन गुर्जरा में। वह स्थान जहां प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, मतलब जहां ब्राह्मी लिपि प्राग अशोक मतलब अशोक से पहले भी ब्राह्मी लिपि यूज हुई है जहाँ पे, तो वो कौन सी जगह है? वो है अनुराधपुर। ठीक है, पत्थर का प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है? पत्थर पर जो भी लिखे हुए हैं वो किस भाषा में है? तो भाषा तो आपको पता ही है इनकी क्या है। अगर इनका संबंध महात्मा बुद्ध के साथ है तो इनकी भाषा क्या रहेगी? पाली। बट ज्यादातर इनकी जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो प्राकृत भाषा में हुआ है। ठीक है, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। भाषा प्राकृतिक है और जो लिपि है वो ब्रह्मी भी रहेगी, और वो आपकी अरमाइक भी रहेगी, खरोष्टी भी रहेगी, यूनानी भी रहेगी। 4 लिपियां रहेंगी और भाषा एक ही रहेगी। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? तो दोनों के नाम का उल्लेख किन अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का अभिलेख मिलता है? तो तुम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में ही मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो प्राचीन भारत में दासता नहीं थी या भारत में दास प्रथा नहीं थी, ऐसा मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में कहा कि भारत में दास नहीं थे। ठीक है, तो ये हम कल भी पढ़ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन।
काफी इंपॉर्टेंट है कि दास प्रथा नहीं है भारत में। भारत में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता है। सैनिकों के रख रखाव में, सैनिकों के उसमें डिसिप्लिन में राजा का पूरा सहयोग होता है। घरों में ताले नहीं लगे होते हैं, बिल्कुल शांति रहती है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये सब बातें किसके द्वारा कही गई है? सब बातें मैगस्थनीज के द्वारा कही गई है। ठीक है, आपको पता है मुद्रा राक्षस किसकी बुक है? विशाखा दत्त की। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। और पुराण वायु पुराण। ठीक है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है इससे। मैगासीज ने अपनी बुक में कहा कि भारतीय जो समाज है वो 7 भागों में डिवाइड है। मतलब 7 भागों में। वैसे इसकी जो है फिलोसफी या इसकी जो बातें हैं गलत है, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं। अब हमें नहीं पता उसने किस आधार पर उनको 7 भागों में डिवाइड किया था। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से थे हमें। पहला इसने बताया दार्शनिक। ठीक है, क्या बताया? दार्शनिक। दूसरे नंबर पे बताया इसने अहिर, या फिर कहीं के गवाले भी लिखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया इसने किसान, या कहीं भी कृषक भी लिखे होते हैं। नेक्स्ट है कारीगर। कारीगर। नेक्स्ट है निरीक्षक, जो इंक्वायरी करते हैं, निरीक्षक। उसके बाद सैनिक, और उसके बाद सभासद। सभासद। तो ये जो है, ये उसने 7 बताए, 1 2 3 4 5 6 7। बट किसी किसी बुक में इनको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया। देखो, कहीं पर लिखा होता दार्शनिक तो एज इट इज मिलेगा, दार्शनिक तो एज इट इज मिलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे शिकारी लिखे हुए मिलते हैं, शिकारी। तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, शिकारी लिखे हुए मिलते हैं। ठीक, क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं कौन सा 7 वर्ग में नहीं है और कौन सा 7 वर्गों में है, तो सातों के नाम आपको याद करने हैं। शिकारी के बाद सीधा लिखा होता है पशुपालन। पशुपालन। उसके बाद लिखा होता है योद्धा। ठीक है, योद्धा। उसके बाद व्यापारी, मतलब व्यापारी। उसके बाद लिखा होता है निरीक्षक। उसके बाद लिखा होता है मंत्री। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखे होते हैं। तो कई बुकों में ऐसी एज इट इज ये वाली वर्डिंग मिलती है, और कई बुकों में ये वाले मिलते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट पूछा गया है और कौन सा नहीं पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये जो पॉइंट्स है ये मैगजीन्स के द्वारा बताए गए थे। मैगजीन ने कि भारत में 4 जातियां हैं, मतलब 4 वर्ग हैं, कोई जाति वाति नहीं है। तो इन वर्गों को उसने बताया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका? मैगजीन्स की इंडिका। अशोक ने जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें से सम्मिलित है। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, अब ये कह रहा है अशोक ने जो शिलालेखों के बारे में संगम राज्य के बारे में बताया है, तो वो कौन सा अभिलेख है? तो अशोक ने सबसे पहले तो दूसरे अभिलेख में बताया है। क्या बताया? कि जो चोल चेर चोल पांडे, वो सारी पुत्र का है, सारी पुत्र। और इसके एक श्रीलंका को भी ऐड किया हुआ है, श्रीलंका को। उसने बताया है कि ये जो भी एरियाज है, ये जो भी राज्य हैं, इसमें क्या है, हमें यहाँ पे ख्याल रखना है, यहाँ पे क्या क्या जरूरतें हैं, जहाज की, व्यापार की, या फिर मतलब कुछ भी इनको नीड है तो उनकी व्यवस्था की जाए, इनके बारे में ऐसा इसने दूसरे में कहा। और तीसरे शिलालेख में भी कहा गया है कि इसने पड़ोसी राज्यों के बारे में कहा है कि शांति स्थापित करना और ये सब चीजें। तो दोनों में ही बताया गया है, किस किस में? दूसरे और 13वें शिलालेखों में, दोनों में ही बताया गया है इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में, ये संगम राज्यों के बारे में। संगम राज्य चेर चोल पांडे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने मैगजीन्स की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? अब देखिए, ये कह रहे हैं कि जो इंडिका जो बुक है, मैगजीन्स की जो इंडिका बुक है, वो एज इट इज एक जगह नहीं मिली है। वो उसके पेज वेज कहीं गिर गए, खो गए, पता नहीं क्या हुआ। पर उसको ना, उसका संकलन किया गया था। ठीक है, उसका क्या किया गया था? संकलन किया गया था। अब आपसे पूछ रहा है कि किसने नहीं किया और किस किसने किया है। बहुत सारी बुकों में, जैसे अभी ये लिखा हुआ है, इसमें जो राइट आंसर है वो लिखा हुआ है पिल्ली, कि भी पिल्ली ने नहीं किया हुआ है। ठीक है,
प्लिनी ने नहीं किया, पर किसी किसी बुक में प्लिनी को भी ऐड कर दिया जाता है कि प्लिनी ने किया है, बट हम उससे पहले उनको मेनली जान लेते हैं जिसने इसकी बुक को संकलन किया, इकट्ठा किया, इसकी बुक के बारे में लिखा है। मैगजीन्स की बुक एक जगह नहीं मिली है, उसको कलेक्ट किया गया, इकट्ठा गया, तो किस किस का रोल उसमें था तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन था उनको याद रखना, स्ट्रेबो, उसके बाद एरियन, उसके बाद जस्टिन, ठीक है, प्लूटार्क, प्लूटार्क, और उसके बाद था डायडोरस, डायडोरस। तो कहीं कहीं डायडोरस और प्लिनी को ऐड किया गया और कहीं कहीं नहीं किया गया, और कहीं कहीं तो सुकीलस, एक इतिहासकार सुकीलस को भी ऐड किया हुआ है। तो बहुत सारी बुक्स अलग अलग चीजें लिखती है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मेन तो ये चार तो है ही है, ठीक है, मेन तो ये चार है ही है। उसके बाद प्लिनी, डायडोरस और सुकीलस के अलावा और कोई दिया जाता है तो पहले उसको आप रोंग करोगे, ठीक है, अगर वो कोई नहीं है तो फिर आप इसको रोंग करोगे, प्लिनी को, ठीक है। उसके बाद डायोडोरस की पर बाद में जाओगे, इतना कंफ्यूज आपको नहीं करेगा। वैसे ये सारे ही थे, पिलनी को एक बार हटा दिया गया किसी बुक में, किसी बुक में डायोडोरस या सुकिलस को भी हटाया गया। मेन ये चार हैं, और इनके अलावा कोई आता है तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। हालांकि एक बुक्स में अरियंत की शायद जो बुक है उसमें सारे ऐड है, स्टेबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, डायोडोरस, पिलनी, सुकिलस सबको ऐड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो मैगजीन्स की इंडिका बुक है, ये एक जगह नहीं मिली है, इसका अलग अलग जगह से कलेक्ट किया गया है, तो उनको बोलते हैं संकलन या संदर्भित, ठीक है। तो पूछ रहे हैं किसने नहीं किया, तो कहते हैं कि प्लिनी ने नहीं किया है। मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित से ज्ञात होता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को ये पूछ रहा है, दुर्भिक्ष काल होता है जो मुसीबत का काल होता है। दुर्भिक्ष काल का मतलब होता है जो मुसीबत का काल होता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो दुर्भिक्ष काल था ना उसमें ना अन्न वगैरह बांटा जाता था, ठीक है, अन्न बांटा जाता था, और जैसे जो मतलब गेहूं वगैरह जमा कर दिए जाते थे, तो जब अकाल पड़ता था तो लोगों को उसकी अन्न की जरूरत होती, खाने की जरूरत होती थी। तो ऐसा कहा गया है कि दुर्भिक्ष काल में राहत कार्यों के लिए कोष्ठागारों का अस्तित्व के प्रमाण निम्नलिखित से ज्ञात होता है। मतलब कहाँ से पता चलता है, तो दो मैं आपको बताती हूँ, समझ लीजिए। सबसे पहले तो सोहो गोरा ताम्रपत्र मिलेगा, एक सोहो गोरा ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब तांबे पर लिखा हुआ कुछ मिलेगा, तांबे की कोई सतह होगी उस पर लिखा होगा कुछ मिलेगा, और ये जो मिलता है ये गोरखपुर जिले से मिलता है, गोरखपुर जिला। और गोरखपुर जिले से जो ये मिलेगा ना, कहाँ पे पड़ेगा भाई, यूपी में। तो इसमें लिखा होगा कि अकाल के समय अन्न बांटा गया, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल के समय यूपी के गोरखपुर में एक सोहो गोरा ताम्र पात्र था, वहां से अन्न बांटा गया है, ठीक है। एक जो मिलता है, दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख है, वो बांग्लादेश में पड़ता है, आधुनिक बांग्लादेश, जिला बोगरा, जिला बोगरा। तो यहां से भी क्या मिला है, यहां से भी खाने का सामान मिला, अन्न मिला जो बांटा गया था। तो पूछा जाए महास्थान अभिलेख और सोहोगोरा अभिलेख का संबंध किसके काल से है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल से, चंद्रगुप्त मौर्य के काल से है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए, सोहोगोरा ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ, यूपी से। महास्थान अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, बांग्लादेश से। ये कौन से जिले में पड़ता है, गोरखपुर जिले में। ये कौन से जिले में पड़ता है, बोगरा जिले में। क्या प्रमाण मिले हैं, यहाँ से अन्न बांटने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रेडी हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपका सोहोगोरा पट का अभिलेख से प्राप्त होते हैं। दुर्भिक्ष काल राहत कार्य के कोष्ठागार मतलब अन्नागार अस्तित्व में मिले हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कहाँ पे भी है सोगोरा। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया इसलिए कंफ्यूज मत होना, ज्यादा डिफाइन इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं पढ़ा चुकी होती हूँ आपको अच्छे से, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोगोरा मैंने अभी पढ़ाया आपको, गोरखपुर में है, गोरखपुर यूपी में, और वहां से साक्ष्य मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, शासनकाल में पाटलिपुत्र के प्रशासन की एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 30। यहाँ की जो समिति थी
वो 6 समितियां थी और उसमें सॉरी 5 थी, हाँ 6 समितियां थी जिसमें 5-5 मेंबर मिले हैं। 6 समितियों के अंदर 5-5 मेंबर मिले। ये जो बताई गई बात है ये किसके द्वारा बताई गई है? ये मेगास्थनीज ने अपनी बुक में बताया। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी जो चीज़ों को प्रशासन को बताया तो उसने ये सारी चीज़ बताई है। तो टोटल जो मेंबर हो गए वो कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका क्या रहेगा? 30। मतलब 6 समिति बताई गई है। देखो 6 समिति और उसमें 30 सदस्य हैं। तो 6 समिति है, 6 डिपार्टमेंट है, 30 सदस्य का मतलब होता है एक समिति में 5 सदस्य, एक समिति में 5 सदस्य। ऐसे ही नगर प्रशासन में और ऐसे ही सैन्य प्रशासन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों को। टॉपिक है जो आपको काफ़ी हद तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्न पुस्तक में से मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया गया है। देखिए, पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में इंडिका में काफ़ी डिफाइन किया गया है। ठीक है, और वही मैं आपको समझा देती हूँ क्या डिफाइन किया हुआ है। एक ही क्वेश्चन को ध्यान से समझा। उन्होंने बताया मेगास्थनीज ने, पाटलिपुत्र एक नगर है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। पाटलिपुत्र क्या है? एक नगर है। ठीक है, ये तो हमें भी पता है। उसने कहा यहाँ पे एक राजप्रसाद है, राजप्रसाद जिसको कुम्हार भी कहा गया है, मतलब एक महल राजप्रसाद है। ठीक है, राजप्रसाद की जो उसने वो बताई है, क्या बोलते हैं? लंबाई, लंबाई नहीं चौड़ाई, दोनों चीजें बताई हैं। जो इसने लंबाई बताई है वो बताई है 15 स्टेडिया। 15 स्टेडिया कहीं भी लिखा हो तो समझ लेना यूनानी लैंग्वेज में उसने 15 स्टेडिया लिखा गया है और भारतीय लैंग्वेज में उसको 5 किलोमीटर कहते हैं। ठीक है, उसकी जो लंबाई है 5 किलोमीटर थी, मतलब 15 स्टेडिया। 1 किलोमीटर में कितने स्टेडिया होंगे? 5 स्टेडिया होंगे। तो उनका मानना है स्टेडिया और हम मानते हैं किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने स्टेडिया? मतलब हमारे यहाँ पे 5 है तो उसमें 5 किलोमीटर ऐड किया गया। समझ रहे हो ना? देखो 15 किलोमीटर है ना, 15 स्टेडिया है। स्टेडिया लिखा है तो बोल देना, समझ लेना लैंग्वेज है यूनानी। और भारतीय लैंग्वेज में लिखाएगा तो लिखा आएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो एक स्टेडियम में कितने किलोमीटर होंगे? एक स्टेडियम में कितने किलोमीटर होंगे? 3। ठीक है, तो 3 5 कितने हो गए? 15 स्टेडिया। ऐसे ही लंबाई जो पूछी गई है इतनी है और चौड़ाई जो उसने बताई है उसने 80 स्टेडिया, 80 स्टेडिया। और यहाँ का जो किलोमीटर लिखा मिलेगा वो मिलेगा 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि उसने कहा एक पाटलिपुत्र नगर था जिसकी लंबाई है वो 15 स्टेडिया और जो चौड़ाई है वो 80 स्टेडिया थी। और यहाँ पे एक लंबी खाई बना रखी है इसको चारों तरफ, इसके जो चारों तरफ है एक खाई बना रखी है। ठीक है, खाई है जो वो 185 मीटर चौड़ी है। यहाँ पे जो खाई बना रखी है भी कोई एंट्री ना कर सके, 185 मीटर चौड़ी बना रखी है खाई। ठीक है, ये तो पूछ लेते हैं कि खाई कितनी कहते हैं, चौड़ाई कितनी बताई है, लंबाई कितनी बताई है। गहरी बताता 30 हाथ फीट, मतलब गहरी कहते हैं ना भाई, हाथ को मापे तो 30 हाथ जितनी गहरी बता रखी है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे 4 दीवारी है, बुलंदी बाग है, 570 जो खिड़की बताई हैं, 570 खिड़की हैं इसके अंदर। और इसमें बताया गया 64 दरवाजे हैं राजप्रसाद में, 64 दरवाजे जिनको तोरण भी लिखा सकता है कभी कभी। ठीक है, एक स्टेडियम में पूछे आपको एक स्टेडियम में कितने किलोमीटर होते हैं? एक स्टेडियम में तो 5 किलोमीटर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो राजप्रसाद है वो उसको मतलब कुम्हार में बना हुआ है। कुम्हार एक शहर था जिसको कुसुमपुर भी कहते हैं, कुसुमपुर शहर में बना हुआ है। और लकड़ी की 4 दीवारी इसके अंदर है। और पुनर्मोद्य ने कहा है कि सूसा और इकनबता महल से भी काफी अच्छा, मतलब इसके बारे में काफी जो है लिख बढ़ा चढ़ा के उसने बताया है, किसने? मेगास्थनीज की इंडिका में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण जो किया है वो मेगास्थनीज की इंडिका में किया है। पाटलिपुत्र प्रशासन का जो जिक्र किया है वो इंडिका में किया है। मौर्य समाज के 7 वर्गों को जो विभाजित किया गया है वो भी इंडिका में किया गया है। तो इसी पॉइंट पे बार बार अटके रहने की बजाय हम एक बार में ही समझ लेते हैं। ये भी यही क्वेश्चन से इंडिका ही पूछा गया। और समाज को कितने भागों में बांटा गया ये भी इंडिका ही है। ठीक है, समाज को कितने भागों में भी विभाजित किया गया मैंने बताया था 7। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगजीन भारत के किसके दरबार में आया था? तो ये गीत तो हम तब से ही गा रहे हैं
इंडिका के मूल लेखक कौन थे? मूल लेखक मेगास्थनीज थे, ठीक है। बाद में संकलित किसने किया, वो सारी चीजें आएंगी आपकी, कि प्लूटार्क है, डायोडोरस है, ठीक है, कि प्लिनी है कि नहीं है, ये सारे आएंगे आपको। तो वो आपको बाद में देखने। मूल आता है, मूल लेखक तो यही है ना, बाद में जो संकलन किया है, संदर्भित किया है, वो अन्य राइटरों के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ को या पदाधिकारियों का जिक्र मिला है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र बुक किसकी है? अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसकी बताई गई है? एक मिनट। अर्थशास्त्र जो बुक है वो आपकी कौटिल्य या चाणक्य की बताई गई है। उसमें तीर्थ बोलते हैं भी 18 तीर्थ, मतलब पदाधिकारी को तीर्थ बोले गए हैं, पदाधिकारी को तीर्थ। किसने किसने बताया तीर्थ? तो अर्थशास्त्र में बताया गया कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर जो इसका जाने वाला है वो है 18। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? अब कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना होता है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र कैसी थी, कैसे कैसे उसने लिखा, क्या क्या उसका नाम था, ठीक है, उसका मूल नाम क्या था। थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ, इसलिए क्लास थोड़ी सी बड़ी चली जाती है, क्योंकि मैं आपके हर पॉइंट्स को डिफाइन करती हूँ। वैसे तो आपने टॉपिक में पढ़ा हुआ होगा क्या क्या चीजें हैं, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि आपको और अच्छे से याद हो जाए। जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, चाणक्य की बुक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। जो इसकी अर्थशास्त्र है उसके बारे में क्या कहा गया है कि इसमें जो है भारत का जो मैकियावली, इसको कहा गया है भारत का मैकियावली, मैकियावली। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या पूछा जाता है इसके बारे में, कि इसकी जो कंपैरिजन किससे की गई है? द प्रिंस से। बुक की जो कंपैरिजन है वो द प्रिंस से की गई है, क्योंकि ये भी राजनीति पर आधारित थी। द प्रिंस बुक किसकी थी? मैकियावेली की, राजनीति पर आधारित। चाणक्य की ये भी राजनीति पर आधारित थी, दोनों की कंपैरिजन की, तो इसलिए इसको तो भारत का मैकियावेली और इसको बुक को द प्रिंस बुक से कंपेयर किया गया है। तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में कहा गया कि इसका जो बाद में है ट्रांसलेट किसने किया था? श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से इसका 909 में, मतलब 1909 में अर्थशास्त्र का संकलन किया था। किसने? राम शास्त्री ने। याद रखना ये, श्याम नोट राम, श्याम शास्त्री द्वारा संकलन, संकलन याद रखना, संकलन की बात हो रही है 909 में मैसूर संग्रहालय से, क्योंकि मैसूर संग्रहालय में रखा हुआ था, तो मैसूर संग्रहालय से इसका संस्करण हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो इसके जो पॉइंट्स है वो क्या है कि इसमें 15 भाग है और 180 उपभाग है। इस बुक में 15 भाग है, 15 भाग और 180 उपभाग है। श्लोक कितने हैं इसके अंदर? कहीं कहीं श्लोक लिखे होते हैं कि 4000 श्लोक है, और कहीं के लिखे होते हैं इसके अंदर 6000 श्लोक है, ठीक है, 6000 श्लोक है। इसकी जो शैली है वो चंपू शैली है, चंपू शैली। और इसने सप्तांग का सिद्धांत दिया है, सप्तांग सिद्धांत, जिसमें आप पढ़ सकते हैं स्वामी है, मात्य है, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, ये सब इसमें बताए गए हैं। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं वो अच्छे से कवर करते हैं चीजों को। तो ये आपका था। भाग पूछे कितने थे, उपभाग पूछे कितने थे, इसको ही अधिकरण कहा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब उपभाग को क्या कहा गया? अधिकरण। उपभाग को क्या कहा गया? प्रकरण। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए पहला क्या था? 15 वो बुक्स का नाम, कंपैरिजन किससे की गई है? द प्रिंस से। और चाणक्य की कंपैरिजन किससे की गई है? मैकियावली से। उसके बाद इसमें जो उसका जो व्याख्या की है या इसका संकलन किया है श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से 1909 में अर्थशास्त्र का संकलन किया था, ठीक है। इसका जो भाग बत पूछे तो 15 भाग है, उपभाग 180 है, और श्लोक इसके 4000 या 6000 भी हो सकते हैं। चंपू शैली है और सप्तांग का सिद्धांत इसने दिया है कि सप्तांग सिद्धांत होना चाहिए। 7 वे लोग हैं ये होने चाहिए पूरे प्रशासन को चलाने के लिए, 7 चीजें जरूरी होनी चाहिए, उनको आगे हम पढ़ेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अधिकरण, अधिकरण है 15, ठीक है। कितने हैं? 15। तो राइट आंसर है 15 इसका। निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया? तो ये तो हम बार बार पढ़ते हैं, प्लूटार्क ने ऐसे कहा था, प्लूटार्क ने कि 6 लाख सैनिकों की सहायता से भारत पर अटैक किया था। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक मिनट, चलते हैं आगे। जो भी अधिकारी हैं वो मिलान करने हैं, और ये हम मोस्टली पढ़ चुके हैं लास्ट। देखिए कैसे आपको पता चलेगा। समाहर्ती
सनिधात्री, संस्था अध्यक्ष, अंतर्वसिका। ठीक है, तो सबसे पहले समाहर्ता, तो समाहर्ता सब कुछ हरने वाला हमने कौन पढ़ा था, राजस्व का प्रधान, जो राजस्व वसूल करता है, राजस्व का मेन हेड था। ठीक है, उसके बाद सनिधात्री जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो कौन पढ़ते आ रहे हैं, कोषाध्यक्ष मतलब कोषपाल। तो ये राइट रहेगा इसका कोषपाल। एक मिनट, खिचड़ी नहीं मचाते हैं। समाहर्ती का जो रहेगा, समाहर्ता का जो रहेगा वो रहेगा ये राजस्व वाला। संधिधात्री का रहेगा कोषाध्यक्ष। ठीक है, संस्था अध्यक्ष का जो रहेगा वो रहेगा बाजार अधीक्षक। ठीक है, संस्था वाला बाजार, जो व्यापार का बाजार का मेन हेड होगा उसको बोलते हैं संस्था अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद जो अंतर्वंशी का बचा वो कौन था, ये था महल के रक्षकों का प्रमुख, महल के रक्षकों का प्रमुख। तो राइट आंसर हमारा जाने वाला है बी। यूनानी रोमन साहित्य में सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। सेंड्रोकोटस के जो कंपैरिजन है या नाम दिया गया सेंड्रोकोटस, यूनानी भाषा में किसको कहा गया है या किसने कहा है, तो ये आप मतलब देखो, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यूनानियों ने इसको सेंड्रोकोटस कहा। सभी को पता चला कि सेंड्रोकोटस किसने कहा, किसको कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। बट सबसे पहले इस चीज का पता किसने किया था, सबसे पहले इस चीज का पता किसके द्वारा किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता भी है कि सबसे पहले किसने किया था, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। राइट आंसर है विलियम जोन्स। अब बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो आपका क्या रहेगा, विलियम जोन्स। सेंड्रोकोटस कहा गया था यूनानियों ने, जिसको क्या कहा था, सेंड्रोकोटस। तो पूछा जाए सेंड्रोकोटस किसके बारे में कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा यूनानियों ने, सेंड्रोकोटस कहा। आगे क्वेश्चन में देखिए, यूनानी लेखकों ने मौर्य साम्राज्य को अमित्र घात किसको कहा। देखो सेंड्रोकोटस तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, अमित्र घात किसको कहा, बिंदुसार को, जो कभी भी शत्रुओं से ना हारता हो उसको बोलते हैं अमित्र घात। तो ये वाले जो नाम दे रखे हैं ना, ये यूनानियों के द्वारा दे रखे हैं भारतीयों को। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ दिया था कि आपसे सप्तांक सिद्धांत भी पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सप्तांक सिद्धांत किसने दिए, ये तो आपको पता चल गया, चाणक्य के द्वारा दिए गए थे सप्तांक सिद्धांत, चाणक्य के द्वारा। अब याद कैसे करने हैं आपको वो देखना है। सप्तांक सिद्धांत में सबसे पहले स्वामी होता है। उसने कहा कि सबसे पहले प्रशासन में स्वामी होना चाहिए या फिर राजा होना चाहिए, राजा भी लिख सकते हैं ना, स्वामी होना चाहिए। उसके बाद जनपद होना चाहिए, उसका एरियाज होना चाहिए जहां वो शासन करे या जहां पे वो रहे, राज्य क्षेत्र होना चाहिए। कोई भी राजा है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका एक राज्य क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो उसको दुर्ग, उसके किले, उसको बाउंड्री किले वगैरह बनाए, उसकी रक्षा करे उसकी। ठीक है, ये सप्तांग सिद्धांत के अंदर आता है। अब दुर्ग वगैरह किले बनाएंगे तो उसको पैसा चाहिएगा, तो फिर उसके पास धन जरूर होना चाहिए, कोष या धन होना चाहिए। ठीक है, कोष या धन होना चाहिए। इन सब की रक्षा के लिए उसके पास फिर क्या होना चाहिए, उसके पास सेना होनी चाहिए, या कहीं की दंड भी लिखा होता, सेना होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर मित्र होने चाहिए। और ये क्या थे, इसके सप्तांग सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, चाणक्य ने कहा सब, सॉरी सेकंड नंबर पे इसके अमात्य, अमात्य हैं। हाँ, सबसे पहले स्वामी होने चाहिए, एक राजा होना चाहिए, राजा के पास अपने मंत्री पूरी परिषद होनी चाहिए। अब इन सब लोगों को ठहराने के लिए एक जनपद राज्य क्षेत्र होना चाहिए। इन सब की रक्षा के लिए दुर्ग और किले बने, फिर उसके बाद धन हो, और धन के बाद सेना, और सेना के बाद मित्र लास्ट में, तभी तो मित्र बनते हैं। ठीक है, तो मित्र लास्ट में है। तो इनको सिस्टम से याद करना है, कौन से नंबर पे कौन सा ये पूछ लिया जाता था। अभी आपसे पूछा गया ना सबसे एंड में कौन सा था। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है, तो 7वां अंक मित्र हुआ ना, अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से मित्र हुआ। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और लास्ट रहेगा मित्र। तो ये सातों पॉइंट सप्तांग सिद्धांत के आपको याद करने हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो राइट आंसर इसका जाएगा मित्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो आपसे पूछा गया क्या कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, नहीं। उसकी आत्मकथा है, नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, नहीं। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो आर्थिक चीजों पर आधारित नहीं है, प्रशासन पर आधारित, राजनीतिक पर आधारित बुक है ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र।
निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? द प्रिंस, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको पढ़ा है कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है और मैकियावेली की तुलना कौटिल्य से की जाती है। उसके बाद साथ में ये बुक्स और भी लिखी हैं, ये भी आप याद कर लेना, क्योंकि एक साथ कई सारे पॉइंट्स याद करने में ही भलाई है आपकी। कौन सी? कालिदास की मालविका मित्र, बहुत सारी बुक है इसकी कालिदास की, तो ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके बाद मालविका मित्र, रघुवंशम, बहुत सारी बुक्स है इसकी। प्रेम कथाएं है मोस्टली। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। वात्स्यायन की कामसूत्र है। तिरुवल्लुर की तिरुकुरल है, ये आपकी साउथ हिस्ट्री की संगम काल की बुक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढालने वाले अधिकारी की संज्ञा किसको दी गई है? तो मेन जो हेड होता है सिक्कों का वो कौन था? लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष रूप दर्शक कौन था? जो सिक्कों का निरीक्षण करता था या फिर चांदी के सिक्कों का मेन काम इसके अंडर में होता था। नेक्स्ट है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला है, मतलब किस पहलू पर, कौन सा मैटर है इसकी बुक के अंदर? तो अभी बताया था ना, राजनीतिक चीजें हैं ना, आर्थिक जीवन में ज्यादा बातें हैं ना धार्मिक ना सामाजिक की, राजनीतिक नीतियां अर्थशास्त्र के अंदर मेन पॉइंट ऐड किया हुआ है। निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? व्यापार मार्ग के बारे में न्यूनतम जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का क्या अर्थ है? संस्था का अर्थ है गुप्तचर व्यवस्था। और देखो आपने पढ़ा ना, संस्था अध्यक्ष का मतलब होता है बाजार का अधीक्षक, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसमें जो संस्था है गुप्तचर प्रणाली को खास स्थान मिला हुआ है। कौटिल्य की बुक में भी गुप्तचर होने चाहिए, राजा को भी भेष बदल कर जाना चाहिए, मंत्रियों को भी भेष बदल कर जाना चाहिए, पूरे राज्य का एक दौरा करना चाहिए, क्या जनता के मन में चल रहा है, क्या जनता बोल रही है, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये राय किसकी रही है? ये राय रही है आपके कौटिल्य की। नेक्स्ट चलते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके पति द्वारा प्रीत्यग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? भाई अगर उसकी पति उसको छोड़ के चला गया, त्याग दिया है, तो सारी जिंदगी उसको बैठा रहने का कोई हक नहीं है, वो शादी कर सकती है, ऐसा अर्थशास्त्र में कह दिया गया था। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? कौटिल्य प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ठीक है। आपको भी पता है अशोक के तो राधा गुप्त जो है वो रहे हैं प्रधानमंत्री। चाणक्य अपने बचपन के किस नाम से जाना जाता था? तो बचपन का विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका मूल नाम अजय था, ये है मूल नाम अजय, पर बचपन में किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम यह है। तो विष्णुगुप्त, इसमें पतंजलि ब्राह्मण ये सब इसके नाम नहीं है, विष्णुगुप्त ही कौटिल्य का अन्य नाम है। कौटिल्य महामंत्री किसके थे? भाई चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजा सर्वशक्तिशाली होता है, ये बिल्कुल राइट कहता है। राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए, बिल्कुल है। राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसने तो 18 तिप्त बताए हैं, मतलब 18 पदाधिकारी भी बताए हैं। जासूसी के लिए राजा को बहुत जासूस रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। बट ये नहीं रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, आने चाहिए थे। तो अगर नहीं आया है तो ये कथन असत्य है, तो राइट आंसर इसका जाएगा सी। उसके बाद चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? तो ये कह रहा है कि सेना के अंदर क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण सभी तरह के लोग होने चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर है डी, कि सेना में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, सेना में सभी वर्ण के सदस्य होने चाहिए। टोलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये आपका जो शासक रहेगा ये रहेगा मकदूनिया का। तो कहाँ का है? मकदूनिया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये शासकों के बारे में, कि कौन सा कहाँ का शासक था और किसके काल में ये शासक आए थे। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार मैं आपको ये सारे करा देती हूँ, एक मिनट। याद रखना आपको, सबसे पहले मिस्र, यहाँ पे लिखोगे आप राज्य या स्थान, और यहाँ पे लिखोगे आप शासक। मिस्र से जो पूछा जाए आपसे, तुर में भी लिखा आ सकता है, देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, तुर में भी लिखा आ सकता है, और टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस,
फिलाडेल्फस, ये भी लिखा सकता है। नेक्स्ट पूछा जाए सीरिया। सीरिया, सीरिया में क्या है, अंतियोक लिखा आ सकता है, अंतियोक, और उसके बाद एंटीयोकस द्वितीय भी लिखा आ सकता है, एंटीयोकस द्वितीय, ये हो गया। उसके बाद मकदूनिया, मकदूनिया, इसमें क्या लिखा आ सकता है, मकदूनिया में अंतेकीन भी लिखा आ सकता है, अंतिकीन, अतिकीन या अंतकीन, ठीक है, अतिकीन या अंतकीन, ये लिखा आ सकता है। उसके बाद इसका दूसरा नाम लिखा आ सकता है एंटीगोनस या गोनाटस, एंटीगोनस या गोनाटस भी लिखा आ सकता है। ध्यान से इन नाम को अच्छे से याद करना। एपीरस, अलेक्जेंडर भी लिखा आएगा, अलेक्जेंडर, ठीक है, साइरिन, साइरिन, मगस या मग लिखा आ सकता है। तो ये कुछ नाम है, इनको थोड़ा सा ध्यान से रखना। मिस्र में लिखा आएगा टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, तुर में भी लिखा आ सकता है। सीरिया में लिखा आएगा अंतियोक, और अंतियोक ना मिले तो एंटीयोकस, एंटीयोकस द्वितीय। मकदूनिया में अंतिकीन या एंटीगोनस लिखा आएगा। उसके बाद एपीरस में अलेक्जेंडर, और साइरिन में मगस या मग। कुछ नाम भी चेंज मिल सकते हैं, मैं उनको अगले कुछ पॉइंट्स में क्लियर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलेंगे। तो इसमें आपको टोलेमी फिलाडेल्फस के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ से था, मिस्र से, पर यहाँ मिदा लिखा हुआ है तो चीज ध्यान रखना, मिस्र, मिदा, मिस्र। बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए चाहे तो मिसप्रिंट हो जाती है चीजें, जानबूझ के डाली जाती है। सेल्यूकस, जिसने अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, किस भारतीय राजा ने हराया था। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर ने, अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, किसको, सेल्यूकस को, किसने, अलेक्जेंडर ने। तो वो कह रहे हैं कि वो फिर बाद में किस भारतीय राजा ने हराया सेल्यूकस। तो भारतीय राजा चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ था सेल्यूकस के साथ, जिसमें सेल्यूकस हार गया था और चंद्रगुप्त जीत गया था। ये चीजें आपने पढ़ी हैं। उसके बाद सेल्यूकस ने इसको अपनी बेटी का विवाह पर 4 बड़े क्षेत्र दे दिए थे। चंद्रगुप्त ने क्या किया था, इसको 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से अशोक ने किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। 5 यवन शासकों का जो उल्लेख मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है, द्वितीय शिलालेख में मिलता है, कि 7वें में या प्रथम में। देखो, अब जहां द्वितीय और 13वां लिखा है साथ में, तो आप करोगे दोनों को। बट जहां आपको 5 यवन शासकों में लिखा 13वां शिलालेख मिला है, तो आप 13वें शिलालेख को ही करोगे, ठीक है। तो राइट है इसका 13वां। दोनों लिखे होते तब दोनों राइट करते। सेल्यूकस निकेटर, जिसमें चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था। सेल्यूकस निकेटर, जिसने चंद्रगुप्त ने मतलब चंद्रगुप्त ने जिससे अफगानिस्तान हासिल किया, पूछ रहे सेल्यूकस कहाँ का था। तो ये जो सेल्यूकस था, ये सीरिया और बेबीलोन से संपर्क रखता था, मतलब सीरिया या बेबीलोन का था, ठीक है। 303 ईस्वी में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है, मतलब किस में डाउट है कि ये राइट नहीं है, रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए किस में डाउट है। सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया था। देखो, अगर मैं एक एक चीज पे इतना जाऊंगी तो 4 क्वेश्चन भी नहीं होंगे इस तरह तो पूरे, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ही समझा देती हूँ कि सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र, जब सेल्यूकस हारा था तो उसने बड़े 4 क्षेत्र उसको दिए थे, तो ये राइट है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए थे, ये भी राइट है। मेगास्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, कौन, मेगास्थनीज, ये भी राइट है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था, ये सुनने को मिला है पर अभी तक ये कंफर्म नहीं है, तो मतलब क्या है, ये विवादास्पद है, डाउटफुल चीजें हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक का समकालीन मिस्र राजा, मतलब मिस्र का राजा कौन था। तो अभी तो हमने पढ़ा है, मिस्र का जो राजा था टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। कहीं मिस्र लिखे या मिदा लिखे, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो याद रखना है कि मी से तो फिर मिस्र ही हो सकता है, ठीक है। या फिर तुर्मे भी लिखाएगा, या फिर टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस भी लिखाएगा। अगर ये ना लिखा हो तो क्या लिखाएगा, तुर्मे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो
जो श्रीलंका है वो अशोक के साम्राज्य से संबंधित नहीं है। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये तीनों इसके साम्राज्य से संबंधित है। श्रीलंका में उसने प्रचार प्रसार किया था पर अपने साम्राज्य में उसको नहीं लिया था। मौर्य में दंड विधान थे, अत्यंत नरम थे, कठोर थे, लचीले थे? बिल्कुल नहीं। मौर्य काल में जो दंड निधान थे ना, दंड विधान थे, नियम थे जो मार पिटाई के, वो काफी कठोर थे। मृत्यु दंड था, मृत्यु दंड तक भी था। अगर कोई बिक्री कर या कर टैक्स नहीं देता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। मौर्य काल में तक्षशिला की प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले हुए थे? तो भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले हुए थे। शूद्र यहाँ पे नहीं ऐड किया हुआ है, ठीक है, शूद्र नहीं ऐड किया हुआ है इसमें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए द्वार खुले हुए थे। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? अशोक के शासनकाल में मतलब कुमार का होता है, उनके जो युवराज बेटे वगैरह होते हैं उनको बड़े बड़े एरियो में नियुक्त कर दिया जाता है। तो तक्षशिला, तोसली और उज्जैन, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं जब अशोक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उनके कुमार नियुक्त थे। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ में फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या था? अब आपसे पूछ रहा है कि पशुओं का सही क्रम बता दीजिए भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नहीं पता अब तक कि उनका सही क्रम क्या है। सबसे पहले घोड़ा, घोड़े के बाद शेर, शेर के बाद हाथी, हाथी के बाद वृष, वृषभ, ठीक है। पहले अश्व है, ठीक है, घोड़ा है। आपको माइंड जाएगा पहले शेर हो सकता है, नहीं पहले हाथी हो सकता है, फिर आपका माइंड आएगा वापस वहीं, भाई हमने तो पहले घोड़े को पढ़ा था। घोड़े के बाद सिंह आ रहा है यहाँ पे तो, और सिंह के बाद हाथी आ रहा है, हाथी के बाद वृष आ रहा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है इसका डी। निम्न में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? अशोक श्रीनगर का संस्थापक था अशोक, तो ये कहाँ से पता चलता है हमें? तो राष्ट्रंगिनी ही हमें सब चीजों के बारे में बताती है कि अशोक श्रीनगर और कश्मीर का संस्थापक था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? तो अशोक ने ही जो संघ भेद करता है, संघ भेद मतलब बीच में डिस्टर्बेंस करता है, ये पार्शलिटी करता है, ये चीजें मतलब दूसरे धर्मों की निंदा करता है, तो संघ भेद रोकना जो स्पेशल है ये इसने लघु स्तंभलेख सारनाथ और सांची में लिखा था। बताते हैं बताते हैं। इसके जो स्तंभलेख है उनमें लघु स्तंभलेख भी है, ठीक है ना। वृत्त स्तंभ बड़े वाले स्तंभलेख, छोटे वाले स्तंभलेख। ये जो लघु स्तंभलेख है ना, इसमें एक स्तंभलेख है सारनाथ में और एक सांची में। तो इन स्तंभलेख में इसने संघ भेद को रोकने का प्रयास किया हुआ है। संघ भेद को रोकने के लिए कठोर दंड, भेद को रोकना, अगर कोई संघ भेद करता है तो उनको कठोर दंड दिया जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, कभी आपको दिखे तो कंफ्यूज मत होना। तो राइट आंसर ये है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगर आपसे मौर्य काल पूछे ना, क्योंकि सब शिक्षा ग्रहण करने के केंद्र है सब, बट मौर्य काल में पूछा जाए तो आपको तक्षशिला याद रखना है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। बी राइट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस, हाँ हो चुका है चंद्रगुप्त मौर्य। आप अभी हमने पढ़ा ना कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसमें इन सब का नाम है, ठीक है, इन सब का नाम है ना। बट क्वेश्चन पूछा गया झील के निर्माण की बात हो रही है, पुनर्निर्माण नहीं लिखा हुआ है, नहरें निकलवाई नहीं लिखा हुआ है। झील जो सबसे पहले बनवाई थी सुदर्शन झील, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, और हम सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ते हैं। बुलंदी बाग कहाँ पे है? अभी मैंने आपको समझाया था ना जब पाटलिपुत्र पढ़ा रही थी, तो तब मैंने आपको बताया था बुलंदी बाग कहाँ पर है, पाटलिपुत्र में है। जहां पर वो राजमहल का वर्णन किया हुआ है, राजप्रसाद का वर्णन किया हुआ है ना, वहीं पर है बुलंदी बाग। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की है? तो सर्वप्रथम पहल की बात आ रही है तो हमें पता है इसी ने की है सर्वप्रथम पहल। और जब ये था तो वहां का राज्यपाल कौन था भाई? अभी हमने पढ़ा वैश्य पुष्य गुप्त वहां का राज्यपाल था। और बराबर पर्वत के जो अक्षेत्र है ना,
बराबर पर्वत पहाड़ी पर जो आपको पता है गुहा अभिलेख मिले हैं, वहां पे जो गुफा मिली है, तो दोनों ने से लाभान्वित होने में वाले कौन है, मतलब ये कह रहे हैं कि बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दान, जिससे मतलब अशोक ने दान दिए, दान, तो वो उनका किसको लाभ मिला सबसे ज्यादा, किसको दान दिए, तो उसने आजीविक संप्रदाय को दान दिए हैं। ठीक है, किसको दिए, आजीविक संप्रदाय को उसने दान दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य ऐसे थे जो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक पूरा फैले हुए थे। तो ये राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, यही वाला। ठीक है, मौर्य। पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संधि की अध्यक्षता कौन करता है। तृतीय बौद्ध संधि की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है, आपका मोगलीपुत्र तीस कर रहा है। ये तुमने बहुत बार पॉइंट पढ़े हैं, 4 बौद्ध संधि होती है, पहली कहाँ होती है, दूसरी कहाँ होती है, वो सब सिस्टमेटिक फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखना उनको। निम्न में से कौन कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समकालीन का मतलब ये हो सकता है कनिष्क के दरबार में भी थे, या ये भी पूछा जाता है कौन कनिष्क के समकालीन थे। तो आपके अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र ये कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम दिन है वो श्रवण बेलगोला में बिताए हैं, क्योंकि वो श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर चला गया था कर्नाटक में, वहीं पर उसने अपने अंतिम जीवन है वो वहीं पर बिताए थे, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु कौन था, वो गुरु भद्रबाहु था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की है। तो अशोक के द्वारा की गई है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। आधुनिक देवनागरी जो लिपि का वो प्राचीन रूप क्या रहेगा, वो प्राचीन रूप इसका, मतलब पहले जो लिपि थी वो तो ब्राह्मी थी। ठीक है, उसके बाद मतलब इसकी जो लिपि चलती है वो ब्राह्मी ही चलती है। क्या चलती है, ब्राह्मी ही चलती है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है जो ब्राह्मी थी, तो जब ब्राह्मी लिपि ही चल रही थी तो आधुनिक रूप इसका ब्राह्मी ही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है वो किसको माना जाता है, वो सांची को माना जाता है। ठीक है, और अमरावती स्तूप भी है, भरूच भी है, सारनाथ भी, इन सब पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ना। सांची का स्तूप किस शासक के ने बनवाया था, तो ये आपके अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ब्रह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया था, मतलब जो सबसे पहले पढ़ा गया था उसको मुहरों पर पढ़ा गया था। ठीक है, तो याद रखना, आपको याद रहे कि स्तंभ पे पढ़ा गया, सिक्कों पर, पट्टियों पर, तो सबसे सॉरी स्तंभ पर पढ़ा गया था, स्तंभ पर सबसे पहले जो पढ़ा गया था, स्तंभ पर पढ़ा गया था, स्तंभों पर, ये जो पिलर्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर है। जो भी लिपि है दाएं से बाईं ओर वो कौन सी है, खरोष्टी है। जितनी भी इसने लिपि शुरू की थी उनमें से जो लिपि दाएं से बाईं ओर है, दाएं से बाईं ओर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। तो ये होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कंप्लीट। करीबन 80 के आसपास क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय बाय।